ओके, तो फिर अब आगे हम लोग एक केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी करैक्टरिस्टिक जो है वो सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी, करैक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो मैं आपसे केस डिस्कस करना चाह रही हूँ ना, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी है, इमोशनल लेवल पे भी है, बिहेवियर लेवल पे भी है, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो सा था वो उन लोगों का लो ही था, लेकिन इतना भी नहीं था, बस गुजारा हो जाता था। और उसके बाप की जो सी कबार की दुकान थी, और दादी जो सी थी वो लोगों के घरों में काम कर चुकी होती थी, लेकिन अब उसने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर अगर हम बात करें उस लड़की की, तो उस लड़की का जब आईक्यू चेक किया गया, तो आईक्यू जो था तो उसका 37 आया था, जो कि बिलो बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन 74 समथिंग हम बॉर्डर लाइन कंसीडर करते हैं, और वो इससे भी बिलो था। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं मज़ीद, तो उसकी तकरीबन 18 साल की थी जब उसकी शादी हो गई, और फिर वो फर्स्ट मैरिज जो सी थी वो 5-6 ईयर्स चली, और आफ्टर 5-6 ईयर्स जो सी उसको वहाँ से डिवोर्स हो गई। और डिवोर्स के बाद ये फिर 5-6 ईयर्स में उसने 2 टाइम्स कंसीव किया था, बट रिजल्टेड इन मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद फिर 2 ईयर्स तक वो ऐसे ही अपने माँ बाप के घर रही, और उसके बाद फिर उसकी दोबारा शादी हुई, और वो दोबारा जो सा था उधर दोबारा डिवोर्स हो गया। और वो डिवोर्स जो सा था वो उसका लास्ट ईयर हुआ है, और अब मतलब कि लुकिंग फॉर अ थर्ड मैरिज में क्या हुआ कि उसको कोई मतलब कि उसकी सारी बात वगैरह तय हो गई थी, सब कुछ हो गया था। और तकरीबन 3 दिन पहले, शादी निकाह से 3 दिन पहले जो है ना, उसको लड़कों वालों ने कॉल करके बताया कि लड़के की पहले से मतलब शादी हो चुकी है, बीवी है, उस बीवी से उसकी 3 बेटियां हैं। अगर कबूल है तो फिर आप हमें बता दें, अगर नहीं कबूल तो फिर इनकार कर दीजिएगा। और फिर उसका इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर उसके लिए कुछ उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। काफ़ी तबीयत ख़राब होने के बाद फिर दोबारा उसकी तकरीबन तकरीबन 2 महीने बाद एक और रिश्ता उसका तय हुआ। उसमें जो सा था उसने लड़के से फ़ोन में मतलब कि लड़का तो नहीं कहेंगे, खैर से मर्द था, तो फ़ोन में बात वगैरह, इंटरेक्शन वगैरह, उसके साथ शॉपिंग्स वगैरह सब कुछ उसके घर वालों ने करवा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर बात खुली कि अच्छा मतलब कि उन लोगों को जो भी उनका अब जिसका रिश्ता था उसके घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ आना जाना भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और लड़की ने अकेले में उसके साथ मुलाकात की। अब उस अकेले की मुलाकात में ऐसा उस पर फेज़ आया, इमोशनल डिस्ट्रप्शन आई, कि वो फिर हॉस्पिटलाइज उसको करना पड़ा हमें। अब उसके सिम्टम्स पे मैं आती हूँ। उसके सिम्टम्स जो बिफोर ऑल थ्रू द लाइफ चले, फर्स्ट मतलब मैरिज से पहले, शादी से पहले से लेके उसके मैरिटल फेलियर्स का बाइस बने, वो ये चीज़ें थी कि वो किसी की बात नहीं रख पाती थी। उसको ये नहीं पता होता था मैंने किसके सामने क्या बात करनी है। ठीक है, वो हर किसी के सामने हर बात बोल देती थी। उसे नहीं पता होता था मैंने कहाँ पे क्या बात करनी है। चीज़ें वो भूल जाती थी, आज की बात उसको कल याद नहीं रहती थी। और यही चीज़ें जो सी थी उसकी मैरिड लाइफ में बार बार जो सी थी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। काम वो अपने मूड से करती थी, अगर उसका दिल नहीं है उसने लेटी जाना है, अगर उसका मूड है उसने तभी काम करना है। और इस तरह के काफ़ी उसमें थे, जो कि जहाँ से फिर हमें डाउट पैदा हुआ कि अच्छा इसको ये आईक्यू का मसला हो सकता है, पहले हम इसका आईक्यू चेक करते हैं। वरना पहले तो हमने उस पर सारी टेस्टिंग कर ली थी, आईक्यू हमने बाद में उसमें चेक किया। उसके अलावा फिर अब उसमें जब उसका सेकंड डिवोर्स हुआ था, तब उसमें क्या सिम्टम्स थे, तब वो 3-4 दिन सोई नहीं, मुसलसल 4 दिन तकरीबन वो सोई ही नहीं, बोलती रही, घर से बाहर निकल जाना कि नहीं वो वापस आएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो वापस आएगा। और वहाँ पे फिर उस पर स्टार्ट हुआ हमारा, जिसको हम मैनिक फेज कहते हैं, वो उस 4 दिनों के हफ्ते के मैनिक फेज के बाद फिर 4 दिनों का आ गया हाइपोमैनिक फेज के बाद फिर वो ज़रा नॉर्मल स्टेबल हुई। फिर उसमें टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल वर्किंग जो सी थी वो कर सकते थे, और वो की भी। लेकिन अब वो पेशेंट ऐसी थी, उसको थ्रू आउट द लाइफ साइकोलॉजिकल वर्किंग चाहिए। अब यहाँ पे हमने इंटेलेक्चुअल लो था वो देखा, इमोशनल लो इंटेलेक्चुअल की वजह से उसको नहीं पता था उसने अपने इमोशंस कौन से कहाँ निकालने हैं। ठीक है, वो चीज़ भी हमने चेक की।
इमोशनल के अलावा फिर हम लोगों ने बायोलॉजिकल फैक्टर भी चेक किया था। बायोलॉजिकल फैक्टर में उसकी जो सी जो नीड्स थी, जो उसकी एक मैरिटल रिलेशनशिप में जो एक नीड होती है, और 2 बार वो मैरिटल रिलेशनशिप में रही है, लेकिन वो अब उसकी अनकॉन्शियसली एक तो आईक्यू लो था, दूसरा उसकी वो नीड, उसकी बॉडी डिमांड कर रही थी उसकी साइकोलॉजिकल सेक्सुअल नीड्स, तो इस वजह से वो उसके साथ कोप नहीं कर पा रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं उसके बिहेवियरल जो से इश्यूज़ थे, वो भी सारे इसी के साथ जो से ज़्यादा हो गए। और साइकोलॉजिकली तो हमने बात कर ली है कि वो भी अनस्टेबल हो गई। तो अब ये सारे एस्पेक्ट्स जो से थे एक केस में एक साथ राइज हो गए। क्योंकि वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक्स था, उनका कल्चर जो सा था वो ऐसे ही था कि उधर बस उनका ये होता है कि लड़की जो सी घर नहीं बैठनी चाहिए, जो मिलता है शादी करके भेज दो, जो मिलता है शादी करके भेज दो, और इसी तरह दोबारा उन लोगों ने करके तो उसकी ज़िंदगी जो सी ख़राब की। तो बस एक ये केस था, और इतना ही मैं शेयर कर सकती थी। और इसमें और भी काफ़ी एस्पेक्ट्स थे, लेकिन वो पर्सनल हो जाते हैं। बस मैंने एक प्रोफेशनल लाइन में रहते हुए जितने चाहिए थे उतने ही एस्पेक्ट्स उनसे वो शेयर किए हैं। और ये होता है कि हम क्लिनिकल सेटिंग में किस किस एस्पेक्ट्स पे कैसे कैसे देखते हैं, और उस हिसाब से फिर हम लोग मतलब कि उसके सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए और सबके लिए प्रैक्टिस करते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।